नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। शाम के 6 बज गए हैं। वक्त है देश की दिन भर की राजनीतिक खबरों का सॉलिड डोज आपको देने का। तो आज हमारे बुलेटिन में क्या खास है, सबसे पहले आपको इसकी जानकारी देते हैं। आपको आज कार्यक्रम में हम बताएंगे। शुरुआत जो हम करेंगे तस्वीर के साथ करेंगे, और ये तस्वीर दरअसल ऐसी है जो आपको बताएगी कि क्यों हुमायूं कबीर को लेकर इतनी जबरदस्त चर्चा है। पैसा हुमायूं कबीर की तरफ से ऐलान किए गए बाबरी मस्जिद से आया, और वो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं क्योंकि अब तक 3 करोड़ रुपए से ज्यादा आ चुके हैं और 5 दिन में आया है ये पैसा, इससे भर गए हैं और अब पैसों के लिए नया बक्सा लगाया गया है। तस्वीरें देखिए, नोट यहां पर तेजी से गिने जा रहे हैं। नई बाबरी के लिए ये पैसा बरसा है। अब तक 3 करोड़ से ज्यादा का दान आ चुका है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद आज पहला शुक्रवार भी, और देखिए क्योंकि आज पहला शुक्रवार था तो मस्जिद की नींव के बाद पहले जुमे को देखते हुए हाई अलर्ट पर वहां पर तस्वीर थी। सब कुछ शांतिपूर्ण रहा, लेकिन नमाज के बाद दावा किया गया कि 1 लाख से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे थे। आज सुबह से कई सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं और खाने का इंतजाम करीब हजारों की तादाद पर लोगों के लिए किया जा रहा है। लाखों लोग आता है आज जुम्मा के लिए। सोचा ही नहीं इतना भीड़ होगी, लाखों का आदमी वहाँ नमाज पढ़ने लिए खुद आ जाएगी, मेरा इरादा ही नहीं था। हजारों की संख्या में मौजूद लोगों के भीड़ की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की हैं। 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर की तरफ से बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई थी। इसके बाद ये पहला शुक्रवार था जब इसी जगह जुमे की नमाज अदा की गई। बाबरी मस्जिद की नींव के बाद पहले जुमे को देखते हुए पहले से ही हाई अलर्ट था। सुबह से ही हजारों की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा होने लगे। लोगों के लिए बाकायदा खाने का पूरा इंतजाम किया गया था। 100 से ज्यादा की संख्या में लोग खाना बनाने के लिए पहुंचे थे। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में जो यहाँ पर बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है, उसके बाद पहले जो जुम्मे की नमाज है वहाँ पर उसकी तैयारी चल रही है। ज़रा हम आपको दिखाएंगे कि आज सुबह से कई सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं और जो लोग यहाँ पर आए हैं उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया जा रहा है। ये यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है खाने का इंतज़ाम करीब हज़ारों की तादाद पर लोगों के लिए किया जा रहा है। ज़रा ये बात करते जो यहाँ पर आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? अयोध्या में आया है। अच्छा, तो पलाशी से आए हैं। पलाशी। तो मुझे जरा बताइए कि क्या आज यहाँ पर इंतजाम हो रहा है? खाना पीना करेगा, 1000 आदमी को खाएगा, माने बिना शर्त खाएगा। अच्छा, दान करेगा। अच्छा, तो कितने सारे सामान है? मैं सुनने में आ रहा है कि 2 क्विंटल चावल का इंतजाम किया गया है। 1.5 क्विंटल चावल और तोड़ कर जा लगे सामान सब आना है। सारे लोग आया है, ये खाने का इंतजाम किया है लोगों को खाने के लिए। ये लोग को खिला के हम लोग को शुरू अच्छा मिलेगा। नमाज अदा करने के लिए वहां स्कूल के पीछे एक मैदान में जगह तय की गई थी, लेकिन लोगों की तादाद इतनी हो गई कि मैदान छोटा पड़ गया। भीड़ इतना हो गया है क्या ताकि जहाँ पर ये नमाज का, जहाँ पर ये बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है उसके पीछे जो हिस्सा है वहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सरसों का खेत है, लेकिन वहाँ पर ही नमाज अदा किया जा रहा है। और एक स्कूल जो है, जो बहुमंजिली इमारतें हैं, दरअसल एक स्कूल है, उसके पीछे वाला जो खेलने का मैदान है उसको पहले चुना गया था। और उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर आसपास के नेशनल हाईवे के सटा हुआ इस इलाके में आसपास के जो रास्ते से खेत खलियान से होते हुए काफ़ी सारे लोग भारी तादाद पर यहाँ पर आए हुए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सिग्निफिकेंट जो है माना जा रहा है। और लोगों का कहना है कि उनका आस्था उन्हें यहाँ पर खींच कर लाई है। बहरहाल शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने नमाज अदा की और इसके बाद वापस लौट गए। जुमे की पहली नमाज को लेकर हमने जब हुमायूं कबीर से पूछा तो उन्होंने कहा कि उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी संख्या में लोग आ जाएंगे। नहीं, मैं सोचा ही नहीं इतना भीड़ होगी, लाखों का आदमी वहाँ नमाज पढ़ने लिए खुद आ जाएगी, मेरा इतना कोई
इरादा ही नहीं था। तो इनका आवेग है, इमोशनल है। जो सारे बाबरी मस्जिद जो 33 साल पहले जो तोड़ा गया, जो रिमूव कर दिया, जो डिमोलाइजेशन कर दिया, तो मुसलमान को अंतर में वो बहुत सारे एक बाबरी मस्जिद के लिए दुख था। मैं इतना सोचा नहीं, जो मैं बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करेगी तो इतना आदमी को सारा मिलेगी, इतना सपोर्ट मिलेगी, मैं ही सोचा नहीं। हुमायूं कबीर ने यह भी ऐलान किया कि जब तक बाबरी मस्जिद के निर्माण का काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक हर शुक्रवार इसी तरह जुमे की नमाज होगी। जुम्मा के बाद मेरे को ऐलान करना पड़ा, जो जितना दिन वो मस्जिद कंप्लीट नहीं होगी, हर जुम्मा में यह नमाज अदा होगी। बहरहाल अब लोगों की नज़र 22 दिसंबर पर है, जब हुमायूं कबीर अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे। हुमायूं ये पहले ही दावा कर चुके हैं कि बंगाल में उनका गठबंधन ओवैसी के साथ होगा और इसको लेकर उनकी ओवैसी से बात हो चुकी है। जुमे के मौके पर हुमायूं ने ठीक ठाक भीड़ तो जुटा ली, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या ये उनके वोट बैंक में तब्दील होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। पश्चिम बंगाल में चुनाव में कुछ महीनों का वक्त बाकी है, लेकिन ये तस्वीर देखकर आप समझ गए हैं कि चुनाव के लिए जमीन तैयार होना शुरू हो गई है। इस बीच हमारे पास पश्चिम बंगाल से ही हुमायूं कबीर को लेकर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। AIMIM के बंगाल अध्यक्ष ने NDTV को यह जानकारी दी है। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर से मुलाकात हुई, इमरान सोलंकी ये बात कह रहे हैं। ओवैसी ने हुमायूं कबीर से बात की है, हम हुमायूं कबीर से गठबंधन चाहते हैं और असदुद्दीन ओवैसी खुद मुर्शिदाबाद में आकर कैंप करेंगे। आइए सुनवाते हैं आपको उनका पूरा स्टेटमेंट। इस बार AIMIM का क्या प्लान है पश्चिम बंगाल इलेक्शंस को लेके? वेस्ट बंगाल इलेक्शन में हमारा यही स्टैंड है, हम इलेक्शन लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। और इस बार जो पिछली बार हम लोग जो लड़े थे, अब हमारा संगठन पिछली बार से बहुत ज़्यादा मजबूत है और असद साहब बंगाल को लेके बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं, बहुत एक्टिव हैं। मुझसे मेरी बात भी हुई 2-3 बार। वो बंगाल में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और हम लोग मजबूती से लड़ेंगे, ज़्यादा सीटों पर अच्छे से लड़ेंगे इंशाल्लाह। क्या आप लोग ने डिसाइड किया है कितने सीट्स या फिर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप लोग ज़्यादा फोकस देंगे या हर सीट में आप लोग कैंडिडेट देंगे? नहीं, डिसाइड है, हमारी बात चल रही है। हमारे पास 50 सीटें कैंडिडेट अभी तक हैं। अब बाद में ऐसा फैसला करें कितनी सीटों पर लड़ेंगे। हाँ, लेकिन हमारा जो मजबूत जो बेस है वो है मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, उत्तर दक्षिण दिनाजपुर। साउथ में कुछ जगह है, कोलकाता में 2-3 सीटों पर है, तो सीट का डिसाइड असद साहब करेंगे। लेकिन हम मजबूती से इलेक्शन लड़ेंगे, मालदा में भी लड़ेंगे मजबूती से, मुर्शिदाबाद में बहुत असद साहब कैम्प करेंगे वहाँ पे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। मुर्शिदाबाद, मालदा, बीरभूम की जो एतराफ़ के इलाके हैं वहाँ पे। तो हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी के गठजोड़ के मायने क्या हैं, जरा अब इन ग्राफिक्स में आप ये समझिए। क्योंकि देखिए, पश्चिम बंगाल में करीब 30% की मुस्लिम आबादी है। उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, अगर आप इन तीनों ही इलाकों को मिला लें तो 60 से 70% मुस्लिम वोट इन इलाकों में मौजूद है और TMC को एक तरफा मुस्लिम वोट जो है वो मिलता रहा है। अब देखिए, अगर असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर का गठबंधन होता है तो सीधे तौर पर डेंट ये TMC को करेगा और मुस्लिम वोट बैंक पर ही इन दोनों की नजर है। तो आने वाले दिनों में ये इक्वेशन आपको दिलचस्प होते हुए दिखाई देंगे। अब देखिए, बाबरी के जवाब में बंगाल में भी राम मंदिर बनेगा, ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें, सवाल ये है कि मंदिर मस्जिद के रण में 2026 में वोटों का कितना ध्रुवीकरण होगा और इसका सियासी फायदा या नुकसान किसे होगा। अयोध्या के बाद बंगाल में राम मंदिर, कोलकाता में कई जगहों पर लगे राम मंदिर के पोस्टर। श्री राम का नाम, 26 मार्च से मंदिर का काम। राम मंदिर, राम का राज में राम मंदिर नहीं होगा क्या होगा? बाबर होगा, हुमायूं होगा, औरंगजेब होगा। राम के राज में तो राम ही होगा। मंदिर मस्जिद का रण, होगा वोटों का ध्रुवीकरण। बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में थोड़ा ही वक्त बचा है। इससे पहले राज्य में धार्मिक प्रतीकों की राजनीति तेज होती दिख रही है। मंदिर मस्जिद से एक बार फिर वोटों के ध्रुवीकरण की तैयारी हो रही है। आगे बढ़ें उससे पहले आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं।
पहली तस्वीर 6 दिसंबर की है, जहां मुर्शिदाबाद में टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। इसके 6 दिनों के बाद राजधानी कोलकाता में राम मंदिर को लेकर पोस्टर लगाए गए। गुरुवार को कोलकाता के सॉल्ट लेक, करुणामयी, सिटी सेंटर समेत कई जगहों पर ऐसे पोस्टर देखे गए जिसमें अयोध्या की तरह ही विशाल राम मंदिर बनाने का दावा किया गया है। बंगाल में राम मंदिर निर्माण की जो तैयारी चल रही है, उसके संयोजक संजय पायरा ने दावा किया है कि 26 मार्च 2026 को रामनवमी के मौके पर मंदिर निर्माण का शिलान्यास किया जाएगा। पायरा ने बताया कि कोलकाता के विधान नगर इलाके में 4 बीघा जमीन पर इसका निर्माण होगा। कोई विरोध नहीं, राम चाहते हैं इसलिए मंदिर हुआ। राम चाहेंगे, आज विधान नगर में हुआ, कल वर्धमान में होगा। सारा भारतवर्ष राममय है, ज्योतिर्मय है। राम जहाँ चाहेंगे वहाँ होगा। आज विधान नगर में चाहते हैं, विधान नगर हम लोगों के माध्यम से होगा। कल वर्धमान में चाहेंगे, कल बिंदापुर पे चाहेंगे, सारा पश्चिम बंगाल में राम मंदिर होगा, राम राजत्व होगा। संजय पायरा राम मंदिर निर्माण की तैयारी कर रही हैं। उनका दावा है कि राम मंदिर के साथ स्कूल, अस्पताल और ओल्ड एज होम भी बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राम के राज में राम का मंदिर नहीं बनेगा तो क्या बाबर या औरंगजेब का बनेगा? राम मंदिर होगा। राम मंदिर, राम का राज में राम मंदिर नहीं होगा क्या होगा? बाबर होगा, हुमायूं होगा, औरंगजेब होगा। राम के राज में तो राम ही होगा। यही तो हमारा संस्कृति है, यही तो हमारा कल्चर है, तो राम होगा। ट्रिब्यून नेता हुमायूं कबीर ने बाबर मस्जिद का शिलान्यास किया 6 तारीख को, क्या कहेंगे? जो किया गलत किया। बाबर के नाम पे होना नहीं चाहिए। बाबर ठीक लोग नहीं था, बाबर भारत को शासन करता था। संजय पायरा विधाननगर बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं। बताया गया कि उन्होंने लोगों से इस निर्माण के लिए 1-1 रुपए का योगदान देने की अपील की है। बहरहाल हुमायूं कबीर के ऐलान और फिर बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में पहले ही सियासत गर्म है। अब बंगाल में राम मंदिर के निर्माण के ऐलान से सरगर्मी और बढ़ गई है। ये देखने वाली बात होगी कि मंदिर मस्जिद से वोटों का कितना ध्रुवीकरण होता है और इसका सियासी फायदा और नुकसान किसे ज्यादा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो जनता के मुद्दों की बात सब करते हैं, लेकिन चुनाव आते आते कैसे ध्रुवीकरण की जमीन तैयार हो जाती है। बंगाल भी अपने आप में इसका अगला उदाहरण इसी श्रृंखला में दिखाई देता है। बड़ी खबर लेकिन राम मंदिर के इस विषय को लेकर आ रही है, क्योंकि हुमायूं कबीर ने इस पर स्टेटमेंट दिया है। राम मंदिर को लेकर हुमायूं कबीर ने कहा है कि बाबरी मस्जिद को लेकर जब विरोध नहीं, तो ऐसे में देश में कहीं मंदिर बने, कहीं मस्जिद बने, हमने विरोध नहीं किया है। पूरा उनका बयान सुनिए। इतना दिन बाद, 32 साल बाद मैं मस्जिद का मुद्दा उठाया, तो इतना क्यों तड़पाते हैं, इतना क्यों दिक्कत आते हैं, इतना क्यों विरोध करते हैं? आप लोग सारे इंडिया में सारे राम मंदिर बनाएगी, कोई जगन्नाथ मंदिर बनेगी, कोई काली मंदिर बनेगी, कोई सब कुछ। मैं तो कोई विरोध नहीं किया, तो मेरा भी हक है मस्जिद बनाने का। आइए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात, क्योंकि बीते दिनों उन्होंने बयान दिया था कि आखिरी सांस तक बंगाल में डिटेंशन सेंटर नहीं बनने दूंगी। असम से लेकर बंगाल तक चाहे कुछ भी हो, लेकिन डिटेंशन सेंटर नहीं बनने दिया जाएगा। इस पर शुभेंदु अधिकारी ने पलटवार किया है और वो ये कह रहे हैं कि डिटेंशन सेंटर बनाने की जरूरत नहीं, सीधे ही घुसपैठियों को बाहर कर दिया जाएगा। याद करिए, जब गृह मंत्री ने सदन में बयान दिया था, उनके 3 शब्द थे, डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट। उसी कड़ी में आपको पश्चिम बंगाल का चुनाव अब आगे जाता हुआ दिखाई देगा। एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट। आमी एखोनो फॉर्म फिलअप करिनी। बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया को हम लोग भगा देगा, डिटेंशन पे कैंप का जरूरत नहीं होगा। कृष्णनगर सब डिवीजन। पश्चिम बंगाल में SIR और घुसपैठियों का मुद्दा तेज होता जा रहा है। पिछले दिनों बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से डिटेंशन सेंटर को लेकर दिए गए एक बयान के बाद इस पर जोरदार सियासत हो रही है। ममता बनर्जी ने कहा था कि वो अपनी आखिरी सांस तक बंगाल में डिटेंशन सेंटर नहीं बनने देंगी। इसी को लेकर बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर पलटवार किया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाने की जरूरत नहीं है।
घुसपैठियों को सीधा देश से बाहर भगाएंगे। आगे आपको ममता बनर्जी का पूरा बयान बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए डिटेंशन सेंटर को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने क्या कुछ कहा है। बंगाल में डिटेंशन कैंप का कोई जरूरत नहीं होगा। बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया को हम लोग भगा देगा। डिटेंशन कैंप का जरूरत नहीं होगा। हर इंडियन यहाँ रहेगा। वो हिंदू से हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, लेकिन बांग्लादेशी मुसलमान एक भी नहीं रहेगा। और डिटेंशन कैंप का कोई जरूरत नहीं है। जिस रास्ता से आया था उस रास्ता से हम लोग निकल देगा। पिछले दिनों ममता बनर्जी ने बंगाल में डिटेंशन सेंटर बनाए जाने को लेकर एक बयान दिया था। ममता ने कहा था, मैं अपनी आखिरी सांस तक बंगाल में कोई डिटेंशन कैंप नहीं बनने दूंगी। किसी भी अथॉरिटी को असम से बंगाल के लोगों को नोटिस भेजने का हक नहीं है। डबल इंजन वाली सरकार सोशल मीडिया के जरिए लोगों की राय बदलने की कोशिश कर रही है। SIR को आमतौर पर पूरा होने में 2 साल लगते हैं, लेकिन अब इसे राजनीतिक फायदे के लिए 2 महीने में किया जा रहा है। अगर एजेंसियां एक तरफा काम करेंगी तो नतीजे आप समझ ही सकते हैं, लेकिन हम यहाँ डेमोक्रेसी बचाने के लिए मौजूद हैं। बंगाल में ममता SIR का भी विरोध कर रही हैं। 11 दिसंबर को इसके विरोध में ममता ने रैली भी की थी। SIR को लेकर जारी सियासी जंग के बीच 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में बड़ा बयान दिया था। शाह ने साफ कहा था कि विपक्ष सिर्फ इसलिए SIR का विरोध कर रहा है ताकि घुसपैठियों को मतदाता सूची में बनाए रखा जा सके और उनके वोट का इस्तेमाल किया जा सके। लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठिए तय करेंगे। मान्यवर नहीं रह सकते। एक मतदाता का एक से ज्यादा जगह पर वोट होना चाहिए। मान्यवर, एक से ज्यादा जगह पर वोट होना चाहिए। जो लोगों का मृत्यु हो चुका है, मान्यवर, जिन लोगों का मृत्यु हो चुका है उनका वोट मतदाता सूची में होना चाहिए। मान्यवर, ये SIR और कुछ नहीं है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण है। इसको लेकर TMC ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनाते हैं। ये घुसपैठिया होता है क्या? ये तो बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर का मैटर है। तो बॉर्डर तो स्टेट पुलिस का अंडर में नहीं है। ये बॉर्डर तो अमित शाह जी का BSF का अंडर में है, सेंट्रल एजेंसी का अंडर में है। तो अगर एक भी घुसपैठिया बंगाल में या त्रिपुरा में वो होता है तो ये तो अमित शाह जी का खुद का फेल्योर है। तो जितने बार अमित शाह जी का मुंह से निकलेगा घुसपैठियों, उतने बार समझना होगा कि ये उनका सेम साइड गोल हो रहा है। बहरहाल बंगाल में 4 महीने बाद चुनाव है और ऐसे में डिटेंशन सेंटर को लेकर सियासी घमासान तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो एक तरफ आपको पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से पूरे पश्चिम बंगाल की लड़ाई लड़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ संसद का शीत सत्र चल रहा है और इस दौरान गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है। वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते करते हुमायूं कबीर को उन्होंने आगे कर दिया है ममता बनर्जी ने, और बिरयानी पार्टी तक का जिक्र कर दिया कि ये हुमायूं कबीर की बिरयानी पार्टी नहीं बल्कि ममता बनर्जी का ही हिडन एजेंडा है। आपको सुनवाते हैं गिरिराज सिंह ने क्या कहा। बिरयानी पार्टी नहीं, ये हिडन एजेंडा ममता बनर्जी का है और हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए हुमायूं कबीर को आगे करके ममता बनर्जी ये बिरयानी कर पार्टी दे रही है। दादा और आइए पश्चिम बंगाल से अब आपको उत्तर प्रदेश लेकर आते हैं, क्योंकि देखिए संसद में गृह मंत्री कह रहे हैं डिटेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, डिपोर्ट करेंगे। आपको घुसपैठियों की गूंज जो है बड़े नेताओं के बयानों में दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, दोनों ही चुनाव नाक का सवाल बने हुए हैं और इन सब के बीच यूपी में जो ऑपरेशन घुसपैठियों के खिलाफ चल रहा है उसके तहत अमरोहा पुलिस ने एक अहम गिरफ्तारी की है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एक बांग्लादेशी महिला को पकड़ा गया है और कैसे इस तक पहुंची पुलिस, एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए।
বাংলাদেশের পুলিশ অনেক ভালো বুঝছেন বাই বাই বাংলাদেশ ये मोहतरमा कभी फ्लाइट से सफर करती थी, कभी रील बनाती थी, कभी ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी। लेकिन अब इनकी कहानी पलट चुकी है, इनका खेल भी उजागर हो चुका है और इनकी सच्चाई भी दुनिया के सामने आ चुकी है। यूपी के अमरोहा पुलिस ने रीना नाम की इस महिला को गिरफ्तार कर लिया है। वजह है घुसपैठ। ये महिला बांग्लादेश के रास्ते होते हुए नेपाल पहुंची और नेपाल से अमरोहा आकर रहने लगी, वो भी अवैध रूप से घुसपैठ के जरिए। रीना के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि रीना ने अमरोहा के राशिद से सऊदी अरब में करीब 6 साल पहले निकाह किया था। रीना टूरिस्ट वीजा लेकर नेपाल आई थी, वहां से वो भारत में दाखिल हुई थी। अमरोहा पुलिस ने रीना और उसके पति राशिद के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने रीना के पति को भी गिरफ्तार कर लिया है। रीना बेगम बांग्लादेश निवासी है। ये अवैध रूप से इंडिया में इसने प्रवेश है। इसने और अक्टूबर के महीने में अवैध रूप से बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट्स के इंडिया में इन्होंने प्रवेश किया और मंडी धनौरा में आकर रह रहे थे। इन्होंने जो नियमों का उल्लंघन किया, सुसंगत धाराओं में इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया, इनको गिरफ्तार किया गया, विधिक कार्रवाई की जा रही है। जाहिर है यूपी में घुसपैठियों की तलाश में ऑपरेशन टॉर्च चल रहा है, लिहाजा ऐसे संदिग्धों की गिरफ्तारी से ये तो साफ हो गया है कि जल्द ही यूपी में बड़ी संख्या में घुसपैठियों की निशानदेही और गिरफ्तारी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो यूपी के सभी 75 जिलों में 24/7 घुसपैठियों की तलाश चल रही है और एक तरफ एसआईआर का काम भी चल रहा है, तो दूसरी तरफ घुसपैठियों के लिए शहर शहर सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। दोनों के सरकारी कामों को ऑपरेशन मोड में अंजाम दिया जा रहा है। शहर शहर पुलिस बकायदा मुनादी कर रही है ताकि घुसपैठियों की पहचान की जा सके और उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जाए। उत्तर प्रदेश में तूफानी रफ्तार से ऑपरेशन घुसपैठिया चलाया जा रहा है। एक साथ कई शहरों में घुसपैठियों की तलाश की जा रही है। दिन हो या रात, हर वक्त घुसपैठियों के पीछे यूपी पुलिस लगी हुई है। हर उस ठिकानों की तलाश की जा रही है जहां पर घुसपैठिए छिपे हो सकते हैं। गोरखपुर, कानपुर और अलीगढ़, इन 3 शहरों से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो ये बताने और दिखाने के लिए काफी हैं कि ऑपरेशन घुसपैठिया को कितनी संजीदगी से अंजाम दिया जा रहा है। गोरखपुर में सीएम योगी के निर्देश पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसके लिए यूपी पुलिस की कई टीमें लगातार पड़ताल में जुटी हुई हैं। जांच के लिए बाकायदा लोगों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। यूपी झोपड़ियों में रहने वाले जो हैं, इनकी भौतिक सत्यापन मौके पे की जा रही है। किसकी जमीन में रह रहे हैं प्लाट मालिक, प्लस जो है कितने परिवार हैं जो यहाँ पे निवासित हैं, उनके आधार कार्ड जो है देखा जा रहा है। आधार कार्ड में जो पता इन लोग का निकल के आ रहा है वो आसाम का बरपेटा जिला। बरपेटा जिला में जैसे जिस गांव के रहने वाले हैं कि वहाँ के प्रधान से भी बातचीत की जा रही है मौके से। यहाँ कई तरह के लोग बता रहे हैं, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 12 साल, कोई 8 साल, इस तरह से जो है सारे लोग आसाम के। हाँ, आसाम के बरपेटा जिले के अभी आधार कार्ड। अभी तो यहाँ आज के डेट में जो है मैंने लगभग 15 से 20 झोपड़ियाँ लगभग चेक किया है। कानपुर में पुलिस की टीमें रात के वक्त सर्च ऑपरेशन कर रही है और उन ठिकानों में दबिश दे रही हैं जहां पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या छिपे हो सकते हैं। कानपुर पुलिस के आला अफसर खुद इस ऑपरेशन में जुटे हुए हैं ताकि चूक की कोई गुंजाइश न रहे। दरअसल कानपुर में कबाड़ के कारोबार और दूसरे कई छोटे कारोबारों से जुड़े इलाके पुलिस के टारगेट पर हैं, जहां पर हर एक झुग्गियों में पुलिस की टीमें पहुंच रही हैं और जांच के दायरे में आने वाले सभी संदिग्धों को दस्तावेजों के साथ थाने बुलाया जा रहा है। इधर अलीगढ़ में पुलिस की टीम बाकायदा मुनादी कर रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि एसआईआर की प्रक्रिया में हिस्सा लें और अपने अपने दस्तावेजों का सत्यापन करा लें। रह रहे हैं लोग, आप लोग जरा यहाँ आ जाइए गाड़ी के पास, अपने दस्तावेज, आधार कार्ड वगैरह लेके चेक करा दीजिए। घबराने की जरूरत नहीं है, एक बार आके यहाँ अपने दस्तावेज चेक करा दीजिए। हाँ, कुछ है तुम्हारा आधार कार्ड वगैरह? दरअसल अलीगढ़ में झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में 250 बूथों पर दोबारा जांच की जा रही है। करीब 250 बूथ ऐसे चिन्हांकित किए हैं जहां पर ऐसा लगता है कि एएसटी की संख्या कुछ अधिक है।
इनका फिर से अलग अलग कर्मचारियों के माध्यम से, ऑफिसर्स के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से, डीएम साहब की तरफ से भी इसमें आदेश जारी हुआ है। फिर से एक बार सभी बेसिकली एएसडी, एब्सेंटी, शिफ्टेड और डेड वोटर्स को दिखवाया जा रहा है और प्रयास है कि चाहे अलीगढ़ बेसिकली विधानसभा क्षेत्र हो या कोल विधानसभा क्षेत्र हो, दोनों में ही एएसडी को जितना हम नियमानुसार कम कर सकते हैं, कम करने की पूरी कोशिश। एसआईआर हो या फिर ऑपरेशन घुसपैठिया, सीएम योगी के निर्देश पर यूपी पुलिस की टीमें इस बेहद जरूरी काम को कराने में जुटी हैं। जाहिर है यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ अब तक सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और इस कार्रवाई के बाद घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, फिर उनके देशों में उन्हें डिपोर्ट भी किया जाएगा। लिहाजा इस बड़े काम में चूक की कोई गुंजाइश शेष नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो उत्तर प्रदेश में मिशन घुसपैठिए पर ये था पूरा ग्राउंड में क्या वहां पर चल रहा है, लेकिन आगे आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ का सारथी कौन होगा, यूपी में प्रदेश अध्यक्ष कौन चुना जाएगा बीजेपी का। इसकी सबसे बड़ी इनसाइड स्टोरी आपको मिलेगी सिर्फ सवाल इंडिया में। ब्रेक। न्यूज रूम से आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का, एक बार फिर आपका स्वागत है और इस वक्त हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है, इंटरनेशनल खबर। ध्यान से सुनिएगा, आपको बता दें राष्ट्रपति पुतिन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को 40 मिनट इंतजार करवा दिया। ये बड़ी खबर इसलिए क्योंकि एक अहम कार्यक्रम के लिए तुर्कमेनिस्तान में मौजूद थे ये नेता, लेकिन 40 मिनट पुतिन के इंतजार में बैठे रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के साथ ये मुलाकात राष्ट्रपति पुतिन की चल रही थी। इंटरनेशनल पीस एंड ट्रस्ट फोरम में हिस्सा लेने के लिए तुर्कमेनिस्तान में वो मौजूद हैं और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी इस फोरम में शामिल हो रहे हैं। लेकिन तस्वीरें आप देखिए जहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं शहबाज शरीफ इंतजार करते हुए प्रतीक्षारत। तो ये तस्वीर कम से कम इतना बताने के लिए काफी है कि अभी कुछ दिन पहले जब राष्ट्रपति पुतिन भारत में थे तो उस दौरान उनके दौरे की जो हाइलाइट्स थी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री के साथ गर्मजोशी से वो मिले, कार की तस्वीर जो उससे पहले की एससीओ समिट की थी वो भी आपको याद होगी। तो इन सब के बीच अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में पाकिस्तान की क्या हैसियत है, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी। और आइए लौटते हैं देश की खबरों में। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी वक्त बाकी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 2025 में ही साल 2027 आ चुका है, क्योंकि चुनावी खबरें तो कम से कम यही बता रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा ये मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर क्या प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, ये सवाल है। और ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि ये काउंटडाउन शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव से पहले आरएसएस लॉन्च कर दी है। आरएसएस की तर्ज पर एक और आरएसएस। हाँ, आप चौंक गए होंगे, लेकिन ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं है, ये है राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना। नीली वर्दी, कंधे पर पीला टैग लगाए ये लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई दखल देने के लिए तैयार हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यूपी सरकार में मंत्री और सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपनी निजी सेना बना ली है और नाम रखा है राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना। आज भी गाँव में 60 से 70% बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं, उनको खुद नहीं पता है कि हमको बनना क्या है। तो अभी से हम लोग राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना के माध्यम से उनको हम लोग अनुभव शेयर कराना चाहते हैं। जो हमारा सिपाही भर्ती होके रिटायर हुआ है, जो दरोगा रिटायर हुआ है, जो मास्टर रिटायर हुआ है, जो बीडीओ रिटायर हुआ है, ऐसे रिटायर्ड कर्मचारियों के माध्यम से हम इन लोगों को उनका अनुभव शेयर करा करके उसकी जानकारी गांव के हर बच्चे तक पहुंचाना चाहता हूं। उस उद्देश्य से आज यहां राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना की बैठक की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर ने एक ऐसा काम किया है जो यूपी के साथ साथ अन्य राज्यों में भी चर्चा का विषय बन गया है। राजभर ने अपनी नई सेना खड़ी कर दी है, जिसको नाम दिया है आरएसएस यानी राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना। ओम प्रकाश राजभर की सेना में शामिल हुए सैनिकों को बकायदा वर्दी मिली है, नीले रंग की यूनिफॉर्म,
पीली बेल्ट, कंधे पर सितारे, छाती पर बैज, सिर पर बैरेट कैप और हाथ में पीला डंडा। इन सब के साथ सेना का एक एंथम। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले, माए चलती रहे मेरे खौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। ओम प्रकाश राजभर ने अपनी जो सेना गठित की है उसे सिर्फ नीली वर्दी ही नहीं बल्कि उनमें रैंक और पद भी बांटे हैं। राष्ट्रीय सुहेल देव सेना में बकायदा कमांडर, सीओ, डीएसपी, एएसआई और इंस्पेक्टर जैसे पदनाम भी रखे हैं। पद के हिसाब से उनके कंधे पर सितारे भी लगाए गए हैं। ओपी राजभर तो अपनी सेना को लेकर तमाम दावे कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस सेना को लेकर कानून क्या कहता है। कानून के मुताबिक भारत में निजी सेना या मिलिशिया बनाना पूरी तरह से गैर कानूनी है। संविधान और कानून के मुताबिक कोई निजी व्यक्ति या संगठन फौज जैसी संरचना नहीं खड़ी कर सकता। इतिहास में बिहार में रणवीर सेना, छत्तीसगढ़ में सलवा जुड़मू जैसी निजी सेनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया। महाराष्ट्र और राजस्थान में श्री राजपूत करणी सेना को भी बैन किया गया। हालांकि राजभर अपनी सेना को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तर्ज पर समाज सेवी संगठन बता रहे हैं। सुभाषपा का सियासी आधार पूर्वांचल के जिलों में है, जिसके चलते राजभर अपनी सेना का आगाज भी उसी जिले से कर रहे हैं। राजभर की नई सेना उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना असर छोड़ेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल वो अपनी नई पहल के बाद सुर्खियों में तो आ ही गए हैं। एनडीटीवी के लिए रणवीर सिंह की रिपोर्ट। अभी वर्दी चर्चा में है, लेकिन राजभर और उनके कार्यकर्ता पीले गमछे के लिए भी चर्चा में रहे। आपको राजभर का एक पुराना बयान सुनाते हैं। हालांकि इस बयान के साथ आपको हम वो तस्वीर भी दिखाएंगे जिसमें पीले गमछे वाला उनका कार्यकर्ता एक लेडी कांस्टेबल से बदसलूकी के मामले में वायरल हो गया था। इस गमछे को लगा के जाओ खाने पर, जब आप खाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। और दरोगा जी के पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करे कि भेजले हुआ कि नहीं। बोलिए है पावर। एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। ओम प्रकाश राजभर राजनीति में चुनाव जीतने की कितनी ताकत रखते हैं, ये अलग सवाल हो सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए, दोनों को उनकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि पूर्वांचल की कुछ सीटों पर राजभर का प्रभाव उनकी प्रासंगिकता बनाए रखता है। अब रेलेवेंट होते हुए भी राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना यानी आरएसएस बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो कुछ वजह है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको ये वजह बताते हैं। आरएसएस बनाने की वजह जरूरत क्यों पड़ी, तो क्या चुनाव की तैयारी और 2027 के लिए जनाधार मजबूत करने में लगे हुए हैं राजभर? क्या उनकी सेना घर घर जाकर पार्टी की नीतियों का प्रचार करेगी और अपने समाज में अपना पक्ष मजबूती से रखेगी? दूसरी अहम वजह, क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है? राजनीति में प्रेशर पॉलिटिक्स की अपनी जगह है, ताकि इसका इस्तेमाल चुनाव के वक्त सीटों के बंटवारे के लिए किया जा सके। तीसरी बड़ी वजह, कि राजभर अपनी पार्टी की पहचान का विस्तार करने में लगे हैं, जैसा कि कह रहे हैं। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि राजभर की पार्टी ने बिहार के चुनाव में भी 64 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। तो देखिए, राजभर की सेना क्या हासिल कर पाएगी, ये सवाल है। लेकिन यूपी की राजनीति की जो सबसे बड़ी खिलाड़ी है वो है सत्ताधारी बीजेपी। आपको बता दें कि बीता चुनाव बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में लड़ा, लेकिन अब तैयारी तो हैट्रिक के लिए है। और कोई भी पार्टी जो राजनीति में अपनी मकाम को और ऊंचा ले जाना चाहती है, उसके लिए ये जरूरी भी है। लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का सारथी कौन होगा, जिनके सामंजस्य में 2027 का चुनाव लड़ा जाएगा? इस सवाल का जवाब आपको हफ्ता खत्म होते होते मिल जाएगा। यूपी के चुनाव की तपिश सबसे ज्यादा वो पार्टियां महसूस कर रही हैं जो मैदान में आमने सामने हैं। बढ़े हुए राजनीतिक तापमान के बीच यूपी बीजेपी के अध्यक्ष का नाम सामने आने जा रहा है। बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन का शेड्यूल जारी हो गया है। इसी के साथ 14 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अपने तमाम विधायकों और सांसदों को लखनऊ में मौजूद रहने के लिए कहा है। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चुनाव के लिए कार्यक्रम का नोटिस लगा दिया गया है, जिसके मुताबिक 13 दिसंबर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच नामांकन होगा। 13 दिसंबर को ही दोपहर 3 से 4 बजे के बीच नामांकन की जांच होगी, जबकि उसी दिन शाम 4 से 5 बजे के बीच
नामांकन वापसी का समय निर्धारित है। अगले दिन यानी 14 दिसंबर को दोपहर 1 बजे यूपी बीजेपी के अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा नामांकन हुआ तो चुनाव कराया जाएगा और अगर एक ही नामांकन हुआ तो अगले दिन चुनावी प्रभारी पीयूष गोयल अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर देंगे। आखिर यूपी में बीजेपी के नए अध्यक्ष का चुनाव क्यों अहम है? 2 बातों का ध्यान रखिए। 2027 में विधानसभा चुनाव तो है ही, 2026 के पंचायत चुनाव भी हैं। यानी बात सिर्फ संगठन में एक पद को भरने की नहीं है, बल्कि चुनावी रणनीति को साधने का एक निर्णायक दांव भी है। पार्टी इस नए चेहरे के जरिए जातीय और सामाजिक संतुलन बनाने का भी काम करेगी। नए अध्यक्ष को समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फैक्टर का भी जवाब माना जाएगा। नया अध्यक्ष सरकार के नेतृत्व यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संगठन के बीच तालमेल बैठाने का भी काम करेगा। और सबसे बड़ी बात, यूपी में नए अध्यक्ष के चुनाव के साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का रास्ता भी साफ हो जाएगा। तो इंतजार कीजिए उस नाम का जो 27 में यूपी के रण का अहम किरदार साबित हो सकता है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश से जब हम आपको ये खबर बता रहे हैं तो यहाँ पर ये अहम इसलिए भी है कि जिसलिए हमने इसको सवाल इंडिया में आज जगह भी दी, क्योंकि यूपी में जीत अगर बीजेपी हासिल करती है तो ये सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं होगी, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा, यहां तक ये विषय जाता है। तो आइए फटाफट आपको जरा उन नामों की एक झलक दिखाते हैं जो इस रेस में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे इस वक्त दिखाई दे रहा है। आप केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं, 7 बार से सांसद हैं और केंद्रीय नेतृत्व के भरोसेमंद भी हैं। कुर्मी बिरादरी से आते हैं और पिछड़े वोट पर इनकी पकड़ मानी जाती है। संगठन से जुड़े व्यक्ति हैं। बीएल वर्मा अगला नाम, केंद्रीय राज्य मंत्री, राज्यसभा में सांसद हैं। लोध बिरादरी से आप आते हैं और ओबीसी वोट बैंक पर इनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। अगला नाम कांता करदम, राज्यसभा की सांसद हैं, महिला हैं, दलित बिरादरी से आती हैं। और देखिए क्या बीजेपी को महिला अध्यक्ष मिल सकती है उत्तर प्रदेश में, इस लिहाज से भी इनका नाम इस वक्त इस रेस में आगे दिखाई दे रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश से आपको लेकर चलते हैं बिहार, जहां राजनीति की एक और दिलचस्प खबर आई है। अपनी पत्नी को विधायक और बेटे को मंत्री बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा से उनकी पार्टी के एक विधायक नाराज हो गए हैं। कम से कम उनके एक पोस्ट से तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण। उपेंद्र कुशवाहा, उनका परिवार और उनका दल बिहार के चुनाव में खासा चर्चा में रहे, लेकिन अब जो नई चर्चा है वो चौंकाने वाली है। चर्चा यह है कि उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा पर टूट का खतरा बढ़ रहा है। इसकी वजह है उपेंद्र कुशवाहा के करीबी माने जाने वाले उनके विधायक रामेश्वर महतो। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का। बाजपट्टी सीट से चुनकर बिहार विधानसभा पहुंचे रामेश्वर महतो ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि राजनीति में सफलता केवल भाषणों से नहीं बल्कि सच्ची नियत और दृढ़ नीति से मिलती है। जब नेतृत्व की नियत धुंधली हो जाए और नीतियां जनहित से अधिक स्वार्थ की दिशा में मुड़ने लगे, तब जनता को ज्यादा दिनों तक भ्रमित नहीं रखा जा सकता। आज का नागरिक जागरूक है, वो हर कदम, हर निर्णय और हर इरादे को बारीकी से परखता है। विधायक रामेश्वर महतो का ये पोस्ट सीधे तौर पर उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना माना जा रहा है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बना दिया, जो कि ना तो विधानसभा और न ही विधान परिषद के सदस्य हैं। उनकी पार्टी आरएलएम ने 4 सीटें जीती, जिनमें एक उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा हैं। ऐसी अटकलें भी चलने लगी हैं कि उनके 3 विधायक पार्टी छोड़कर सत्ताधारी दल में शामिल हो सकते हैं। पटना में पत्रकारों ने उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश से पूछा कि आपने अपनी पार्टी के विधायक का पोस्ट देखा क्या? ट्वीट तो हम देखे नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पारिवारिक मामले को, व्यक्तिगत मामले को राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है जिन किसी के द्वारा भी, मेरा मानना है कि परिवार की बातें परिवार के अंदर है। अगर कुछ समस्या है परिवार में तो उसको परिवार के अंदर सुलझा लेना चाहिए। बातें सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, शोभा नहीं देती है हमारे समाज में। तो क्या ये मान लिया जाए कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा किसी भी दिन टूट सकता है? 4 में से 3 विधायकों के अलग होने में कोई तकनीकी दिक्कत तो नहीं है,
लेकिन पूरी पिक्चर फिलहाल क्लियर भी नहीं है। चलिए इसी के साथ आज न्यूज रूम से सवाल इंडिया में मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरें लगातार एनडीटीवी इंडिया पर आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए एनडीटीवी।